तो हेलो बच्चों। यस। तो अब हम लोग जो है अपना मैकेनिक्स का क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं आज से। और ये एक पूरी सीरीज रहेगी, इसमें कंप्लीट हम लोग पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेकर के और वेव ऑसिलेशन लास्ट तक बिल्कुल कंप्लीट सारी सीरीज हो जाएगी। तो आज हम लोग जो है अपना फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैकेनिक्स में हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये जो यूनिट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये मैकेनिक्स का पार्ट है। और मैकेनिक्स का पार्ट है ना, तो एक बात समझ लेना इसको बहुत तरीके से कि इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये सभी के सभी चैप्टर इंक्लूडेड हैं, सभी इंटरकनेक्टेड हैं। और रोटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन भी इसी का ही पार्ट है। तो ये हमारा पूरा मैकेनिक्स का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि मैकेनिक्स क्या होता है, हम मैकेनिक्स किसको कहते हैं या क्या इसका मीनिंग होता है। देखो, मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है, स्टैटिक है, तो उसके ऊपर किस तरीके की क्या क्या फोर्स लग रही हैं, किधर किधर से फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, और अगर वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो कंडीशन है जब उसके ऊपर नेट फोर्सेस जीरो है, तो वो कैसे है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग जो है मैकेनिक्स के ही हमारे मेनली तीन पार्ट होते हैं, जिसको कि हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं मैकेनिक्स को। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं मैकेनिक्स, तो यहां पर एक आ जाता है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, तो ये हमारे तीन पार्ट इसके मैकेनिक्स के बन जाते हैं। क्लियर। तो स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में जैसा मैंने आपको बताया कि भाई स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टैटिक कंडीशन में है, यानी कि रेस्ट की कंडीशन में है, तो क्या हो रहा है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बॉडी का मोशन, लेकिन हम लोग सिर्फ उसके मोशन पर ही ध्यान रखते हैं। हम उसके मोशन का क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या कॉज है, हम उसके ऊपर नहीं ध्यान रखते। कभी भी हमारा उसके ऊपर कोई मीनिंग नहीं होता है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, या ऑब्जेक्ट जो है वो किसके रिस्पेक्ट में मूविंग है और किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ठीक है, हम इस बात पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करते काइनेमेटिक्स में कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कहां से लग रही है, कितनी लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, कहां से क्या है, हमें कोई उसका वहां पर मीनिंग नहीं होता है। काइनेमेटिक्स में हम लोग ये ध्यान रखना। फिर होता है हमारे पास नेक्स्ट डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन को हम लोग कंसिडरेशन में रखते हैं, यानी कि मोशन तो है, लेकिन उस मोशन का क्या रीजन है, कितना है, किस वजह से है, किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन का फैक्टर हम लोग काइनेमेटिक्स में भी ध्यान रखते हैं, बट डायनामिक्स में हम लोग फोर्स का भी डायरेक्शन ध्यान में रखते हैं। मोशन का तो ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन उसके साथ में किसका ध्यान में रखेंगे? फोर्स का भी ध्यान में रखेंगे कि कितनी फोर्स लग रही है, किधर से लग रही है और क्या क्या डायरेक्शन है। तो वो हम लोग जो है सारा का सारा स्टडी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर हम लोग जो है सबसे पहले यहां पर जो बात करेंगे वो हमारे दो टॉपिक होते हैं। देखो, एक तो होता है रेस्ट, ठीक है, और एक हमारी टर्म होती है मोशन। ठीक है, दो टर्म है हमारी, एक रेस्ट है और एक मोशन है। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी लोकेशन को चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो हम लोग उस बॉडी को बोलेंगे कि द बॉडी इज इन मोशन। तो मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन लोकेशन, सिंपली बोले तो चेंज इन पोजीशन, जो हमारी कन्वेंशनल डेफिनेशन है, वो हम लोग इस पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, रेस्ट क्या होता है? देखो, रेस्ट में सबसे बड़ा हमारा कंसिडरेशन होता है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिए
यानी कि ऑब्जर्वर के रेफरेंस में मूविंग है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर है। लेकिन अगर किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो उसके लिए मूविंग है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब आप समझ लीजिए आप एक बस में बैठे हैं और बस में और भी पैसेंजर्स हैं। लेट्स सपोज एक बस है और अगर हम ऐसे एक बस को मान लीजिए कि ये बस है और ये रोड है, इस रोड पर यहां पर भी एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इसके अंदर यहां पर ये दो लोग बैठे हैं, ए और बी। क्लियर? अब आप एक बात समझ के देखो भाई, इस ऑब्जर्वर के लिए अगर इस बस की पोजीशन टाइम के लिए चेंज हो रही है तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये बस मोशन में है। ठीक है, और इस बस के जो पैसेंजर है वो भी इस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है। लेकिन ऑब्जर्वर के लिए तो ये मोशन में है, लेकिन ए पैसेंजर के लिए बी पैसेंजर रेस्ट पर है और बी के लिए ए भी रेस्ट पर है। यानी कि जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन का फ्रेम चेंज करा तो रेस्ट और मोशन की कंडीशन ही चेंज हो गई। तो इसीलिए फिजिक्स में हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, यानी कि किस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं उसका हमने बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रेम का बहुत बड़ा रोल है और ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा रोल है, ये हमारे को इसमें ध्यान रखना है। फिर हम लोग जो है एक बात और ध्यान में रखते हैं कि जो रेस्ट और मोशन होते हैं ना, वो एब्सोल्युटली उनको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। आप कंप्लीट किसी भी बॉडी को रेस्ट डिफाइन नहीं कर सकते और कंप्लीट किसी बॉडी को मोशन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिया तो ऑब्जेक्ट का जो फ्रेम है वो भी चेंज होगा, और अगर फ्रेम चेंज हो गया तो उसका मोशन है या उसका रेस्ट है वो भी फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ऑब्जर्वर पर। ठीक है, तो ये हम लोग जो है इसको ध्यान में रखते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, दैट इज रेस्ट and motion, both are relative term। ये relative term होती है, एक बात याद रखना, दोनों की दोनों टर्म कैसी होती है, रिलेटिव टर्म होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि रिलेटिव है, एक दूसरे से संबंधित है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं, तो हम लोग इनको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि दो तरीके के ऑब्जेक्ट हम लोग फिजिक्स में लेते हैं। ठीक है, एक लेते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है हम उस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं जिसका खुद के साइज के कंपैरेटिव जो उसने दूरी तय करी है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर हम एक ट्रेन को लें तो आप देखेंगे कि ट्रेन तो बहुत लंबी होती है यूजुअली, लेकिन हमारे लिए वो ट्रेन, एक पूरी की पूरी ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जिस भी स्टेशन पर आप जाते हो तो उस स्टेशन पर चाहे एक इंसान, एक पैसेंजर जो है वो फर्स्ट कोच में हो या एक दूसरा पैसेंजर लास्ट कोच में हो, वो पहुंचते दोनों अपने डेस्टिनेशन पर सेम ही है। क्योंकि ट्रेन की जो खुद की लेंथ है, लेट्स सपोज के एक 400 मीटर लंबी ट्रेन है, लेकिन वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, वो हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, लेट्स सपोज एक 400 मीटर की ट्रेन ने 4000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो 4000 के कंपैरिजन में 400 मीटर बहुत छोटी वैल्यू हो गई, इसीलिए हमने ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से कार, बस, जितने भी व्हीकल्स होते हैं ये सभी हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि उसके खुद के डायमेंशन के कंपैरेटिव जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका नाम पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कि भाई फर्क नहीं पड़ता, अब मान लीजिए आप कार में बैठे हो, एक पैसेंजर आगे बैठा है, एक पीछे बैठा है, ऐसा थोड़ी है कि आगे वाला आपसे ज्यादा दूर पहुंच रहा है और पीछे वाला कम पहुंच रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना, दोनों सेम ही पॉइंट पर पहुंचते हैं।
सेम वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसीलिए कार को, बस को, ट्रेन को हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा काइनेमेटिक्स में यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, स्टैटिक्स में भी यूज होता है, डायनामिक्स में यूज होता है, बट एक चैप्टर है हमारा जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। इस रोटेशनल मोशन में, रोटेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, तो फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग जो है एक एक्सटेंडेड बॉडी कंसीडर करते हैं। एक्सटेंडेड मतलब कि उसकी वो पूरी की पूरी बॉडी है, उसके जितने भी पॉइंट पार्टिकल है वो सभी मोशन में है, ठीक है। तो रोटेशन में हम लोग इस तरीके से कंसिडरेशन में लेके चलते हैं। क्लियर हो गया ना बात को? तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट का और एक एक्सटेंडेड बॉडी का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम लोग जो है एक्सटेंडेड बॉडी में उस बॉडी को हम लोग कभी भी ये ध्यान में नहीं रखते हैं कि इस बॉडी का जो साइज है वो क्या है और क्या नहीं है। जो साइज है, जितना उसका एक्सटेंशन है, जितने उसके पार्टिकल हैं, सब हमारी ऑब्जर्वेशन में होते हैं। इसीलिए हम रोटेशन में कोई एक रॉड है, एक स्फीयर है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि उसके हर पार्टिकल के ऊपर हमारी अलग अलग एजम्पशंस होती हैं, अलग अलग हमारे फॉर्मूला होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उन सबको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं, तो ये बातें हमारे को समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। अब टाइप ऑफ मोशन क्या होंगे यार, ठीक है। तो अब मोशन तो हमारे को समझ में आ गया है। देखो, मोशन को अगर हम लोग सिंपल अपनी हिंदी में अगर बात करें ना, तो मोशन का मतलब हम लोग गति से लेते हैं, चाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ना चलना। जो भी कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रही है तो हम उसको सिंपली मोशन में कहते हैं, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, बिकॉज वो चल रही है। चलने का मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो उस तरीके से अब हम लोग जो है इस बात पर ध्यान देंगे कि इसके कितने जो है टाइप हो सकते हैं, इस मोशन के कितने टाइप हो सकते हैं और उनको हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो देखो, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग है। अब इस टाइप में हम लोग जो है सबसे पहले तो यहां पर आ जाते हैं और इसमें जो है एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। एंड एक दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये हमारे पास दो हो गए। अगले तो क्या होते हैं? वो होते हैं, एक होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंड दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। और हमारे पास एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं एंड ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास सारे मोशन होते हैं। इसमें से जो भी मैंने ऊपर जितने लिखे हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें हम लोग ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है और वो मोशन में है और एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। व्हेन ए ऑब्जेक्ट cover a straight line path, then it is considered as rectilinear motion, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है भाई? ट्रांसलेटरी मोशन में बच्चों हमारे साथ होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ना कंसीडर करके हम उसको एक एक्सटेंडेड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग उसको एक एक्सटेंडेड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में अगर वो उसके जितने भी पार्टिकल हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है और इसके ये एक सारे पार्टिकल हैं इस तरीके से, और इसका ये जो सेंट्रल पार्टिकल है, ये अगर
एक स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर कर रहा है, और ये सारे के सारे डिस्टेंस, अब देखो ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, और ये भी, यानी कि अगर आप देखो तो ये सभी पैरेलली इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए पैरेलली ये अपने पाथ को ट्रेस कर रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये दो वर्ड क्यों देने पड़े? देखो दो वर्ड इसलिए देने पड़े कि जब अगर हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया तो रेक्टिलिनियर है, यानी कि रेक्टिलिनियर वर्ड देखते ही समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे को एक बात समझ में आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक्सटेंडेड बॉडी है, यानी कि वो कोई एक बॉल हो सकती है, व्हील हो सकता है, ठीक है। हम देखो मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग सी, हम व्हील को कभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करते हैं। आप आगे जब फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पहिया जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक कार जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो कार का जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर है, लेकिन जो पहिए का मोशन है उस कार के का वो ट्रांसलेटरी मोशन है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात, क्लियर हो गई ना आपको? बिल्कुल। तो यही हमारे को बात समझ में आ जाती है। अब देखो सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब कार है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जब कार एक गोल चक्कर से अपने एक रोड को फॉलो करते हुए टर्न लेती है तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। हमने अपने शहरों में भी और हर जगह देखा है कि सामने से एक सर्कल होगा, सर्कल से राइट मुड़ जाना या सर्कल से यू टर्न लेके आना। तो सर्कल से यू टर्न कैसे लेंगे? गाड़ी ऐसे जाएगी, यू घूम के और इस तरीके से आ जाएगी। तो ये जो घूमना है ना, ये जिसको हम लोग अपनी भाषा में घूमना बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में यही सर्कुलर मोशन है, ठीक है। लेकिन ये कब है? जब वो एक सर्कल को ट्रेस कर रही है। कौन सी ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस कार को हमने अगर कंसीडर करा तो उसका जो मोशन था वो कैसा था? सर्कुलर मोशन। लेकिन उस कार का जो पहिया था वो कौन सा मोशन ट्रेस करेगा? वो रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि व्हील इज रोटेटिंग। आपने कभी नहीं सुना होगा व्हील इज सर्कुलेटिंग। नो, वी ऑलवेज से, हम हमेशा यही कहते हैं, द व्हील इज रोटेटिंग, व्हील इज अंडर रोटेशन, व्हील की कुछ आरपीएम होगी, ठीक है। हम कभी ये थोड़ी कहते हैं इस कार की आरपीएम क्या है। कार की तो आरपीएम हम कभी कंसिडर ही नहीं, अगर वो सर्कल पे है तो, ठीक है। क्योंकि हम लोग बार बार थोड़ी एक ही सर्कल के ऊपर चक्कर काटते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करते हैं, बिल्कुल। और लेकिन रोटेशन में क्या होता है? व्हील तो बार बार चक्कर काटता रहता है, इसलिए इसको जो है हम लोग रोटेशन। तो ये भी किसके लिए एप्लीकेबल है रोटेशन? एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। सर्कुलर किसके लिए है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारे पास वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, ठीक है। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में भी यही होता है, ठीक है। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट अपने एक पॉइंट को ध्यान में रख के, यानी कि जो उसका नेचुरल पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल पोजीशन से आगे गया और फिर वापस पीछे आ गया, ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब बात आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन में क्या होता है कि ऑसिलेशन में अगर आप देखो तो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट जो है हमारी कंसिडरेशन में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? जैसे कि हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग इज ऑसिलेटिंग, ठीक है, स्प्रिंग ऑसिलेशन में है। तो इसका मतलब जब स्प्रिंग ऑसिलेशन में है तो उसके जितने भी हेलिक्स हैं उन सभी में डिस्प्लेसमेंट है और उसमें रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, ठीक है। उस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया वाइब्रेशन और ऑसिलेशन का। हालांकि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा सा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि गैस के पार्टिकल होते हैं, गैस के पार्टिकल जो है वो रेंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि हमने गैस को कैसे माना है? एक एक पार्टिकल को, पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है एक एक को, ठीक है। लेकिन जब अगर हम एक स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग ऑसिलेशन में होगा, ठीक है। स्प्रिंग किस में होगा? ऑसिलेशन में होगा। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ डिफरेंट ऑथर्स होते हैं, तो वो वाइब्रेशन के केस में, अगर मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो वहां पर एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन, तो उसमें हम लोग वाइब्रेशन में स्प्रिंग भी पढ़ते हैं। तो क्योंकि हम लोग वहां पर पूरे स्प्रिंग को ही एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, तो वो हम लोग उस तरीके से, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि ये जो डिफरेंस है ना वाइब्रेशन और ऑसिलेशन का, ये बहुत छोटा डिफरेंस है। यहां पर जो डिफरेंस है वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमारे को ये समझ में आ जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्या होता है कि एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए एक रस्सी है, ठीक है।
उस रस्सी में आपने वेव जनरेट करी, तो वेव जब आप जनरेट करते हो ना, तो उस वेव के जनरेशन में जो उसके पार्टिकल हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेशन में भी आते हैं, और हम उनको वाइब्रेशनल भी कहते हैं कि द पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। लेकिन अब पार्टिकल किसके हैं? पूरी की पूरी स्ट्रिंग के, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में वेव जनरेट हुई है, तो इसीलिए हम लोग जो है वहां पर ये कहते हैं कि इसके पार्टिकल ऑसिलेशन में है। लेकिन अगर हम अपने फ्रेम को, स्टडी ऑफ फ्रेम को छोटा कर दें और फिर हम लोग देखें, तो हम उसके पार्टिकल की वाइब्रेशन पर आ जाएंगे। फिर उस वाइब्रेशन से हमारे को पता लगेगा कि ये जो है किस तरीके से ये वेव डेवलप हो रही है, और इस वेव का नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, ठीक है, स्टेशनरी वेव है, और भी कई तरीके की, काफी तरीके की वेव होती है, बट वो अभी हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन एंड वेव हमारा जो है फिजिक्स का लास्ट एक कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन भी हमारा एक टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। हाँ, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी हमारे सेपरेट टॉपिक नहीं है, इनको हम लोग इकट्ठे एक ही कंडीशंस में स्टडी करते रहते हैं। क्लियर होगी ना बात? तो आप लोग इस तरीके से इसमें देखेंगे कि हाँ यार ये टाइप ऑफ मोशन होते हैं। लेकिन ये तो इसकी क्लासिफिकेशन हो गई किसके आधार पर? ये क्लासिफिकेशन हो गई बेस्ड ऑन पॉइंट ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट जो बॉडी है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है या एक कंप्लीट बॉडी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एक्सटेंडेड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इनको, जो ये टाइप ऑफ मोशन है, इसको हम लोग और भी 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन हमारी किस तरीके से होती है? देखो, उस क्लासिफिकेशन में हम लोग स्टडी करते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 2 तरीके के मोशन हम लोग यहां पर इसमें स्टडी करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बेटा, ये जो यूनिफॉर्म मोशन का है कॉन्सेप्ट और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट है, आप एक बात समझ के चलिए, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हम उसको जनरली यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम लोग डिफाइन करने लगे तो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम लोग इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, या हम इसको तीसरे तरीके से कहते हैं इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये भी हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल चेंज इन पोजीशन, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। ये बात हमारे को समझनी चाहिए, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? अनइक्वल चेंज इन पोजीशन, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। अब इसमें बेटा देखो, जरूरी नहीं है कि टाइम इंटरवल इक्वल हो, टाइम इंटरवल अनइक्वल भी हो सकता है, तो भी वो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म ही कहलाएगा। एक बात समझना कि बराबर नहीं होना चाहिए यहां पर मामला, ठीक है। वो जब बराबर नहीं होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म हमने उसको नाम दे दिया। अब सवाल उठता है कि इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है पोजीशन। ये पोजीशन वर्ड क्या होता है? देखो, पोजीशन गिव्स लोकेशन ऑफ ए बॉडी, लोकेशन ऑफ ए बॉडी, या इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? दूसरा, ऑब्जेक्ट। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट किस समय पर कहां स्थित है, किस समय पर कहां पर वो स्थित है, उसको हम लोग पोजीशन कहते हैं। यानी कि जब आप लोग अपने गूगल मैप देखते हो तो आप लोग उसमें क्या बोलते हो कि चलो इसमें लोकेशन लगाओ या लोकेशन सेंड करो,
बेसिकली आप उसमें कर क्या रहे होते हैं, आप उसमें अपनी पोजीशन को ही डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये आपको पता लग जाता है कि हमारा जो पोजीशन का कॉन्सेप्ट है या जो हमारा ये लोकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये अगर हम बहुत गहराई वाली अंग्रेजी में ना जाएं तो हमारे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सिनोनिम का ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग पोजीशन और लोकेशन को एक ही कंसीडरेशन में लेके चलते हैं, ठीक है। तो पोजीशन को आप लोग क्या समझेंगे, लोकेशन के ऑब्जेक्ट कहां पर स्थित है, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसका पॉइंट है, कहां पर है वो, किसके रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, रेफरेंस पॉइंट के। रेफरेंस पॉइंट हम जनरली क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम जनरली लेते हैं ओरिजिन को, ठीक है। अब इसमें मैं आपके साथ अगला जो कॉन्सेप्ट है वो जो डिस्कस करता हूं उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब जैसे ही ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना, इससे फिर हमारा जो मोशन है वो तीन तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो हमने कितने तरीके से मोशन को क्लासिफाई कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट के साइज के आधार पर कर लिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे कर लिया, और अब हम तीसरी क्लासिफिकेशन इसकी करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अब देखो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड एक्सिस का एक सिस्टम। अब देखो मान लीजिए मैंने ऐसे बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, क्लियर हो गया ना। अब आप अगर इसमें देखोगे तो ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन को हम लोग जनरली क्या बोल लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि भैया इसी के रिस्पेक्ट में अब हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां है, किधर है। क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां है, किधर है। कहां है मतलब कितनी दूरी पर है, किधर है मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है। हम लोग दो बातों पर बात करते हैं कि कहां है, किधर है। इस बात को समझ लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और फिर हम लोग इसमें और क्या ध्यान में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखो अगर ऑब्जेक्ट का रेस्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट का स्पीड, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, सारी की सारी क्वांटिटी अगर सिर्फ एक सिंगल एक्सिस से डिफाइन हो जाती है, सिर्फ एक सिंगल से, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन 1D। क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D। अगर हमें मोशन को डिफाइन करने के लिए और उस मोशन को स्टडी करने के लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन 2D। और अगर हमें तीन एक्सिस की जरूरत पड़े तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन 3D। अब देखो मोशन इन 1D कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। मोशन इन 2D क्या होता है, प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन का मतलब मोशन इन प्लेन, यानी कि मोशन इन प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास होता है मोशन इन प्लेन, ठीक है। और मोशन इन 3D क्या होता है, मोशन इन स्पेस। क्या होता है, मोशन इन स्पेस। ये हमारे को क्लियर हो गया कि भैया ये है स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग कैसे बोलेंगे, देखो भाई सिंपल भाषा में अगर मैं अपनी जो हमारा हिंदुस्तानी स्टाइल है अगर मैं उसके अनुसार आपको बताऊं तो मोशन इन 1D का मतलब होता है एक रोड पे सीधे सीधे चलना, ठीक है। मोशन इन 2D का मतलब होता है किसी भी सर्कल पे गोल घूमना, ठीक है, सर्कुलर पाथ को ट्रेस करना एक। दूसरा किसी ढलान पे चढ़ना या उतरना, जीने से ऊपर जाना या जीने से नीचे आना, ये भी हमारा 2D मोशन होता है। लेकिन लिफ्ट से ऊपर जाना और लिफ्ट से नीचे आना ये हमारा 1D मोशन होता है। देखो दोनों में बहुत फर्क है। जब हम लोग जीने से ऊपर चढ़ते हैं या रैंप से ऊपर चढ़ते हैं या किसी इंक्लिनेशन पर हम जाते हैं, इंक्लाइंड पाथ से यानी कि ढलान वाले से, इंक्लाइन का मतलब होता है ढलान, तो ढलान वाले से जब अगर हम लोग ऊपर या नीचे जाते हैं अपनी पोजीशन को यानी कि अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं तो वो हमारा 2D बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें वहां पर दो डायमेंशन चाहिए। देखो जब आप लोग जीने से ऊपर चढ़ते हो तो जीना कैसे होता है, अगर मैं ये कहूं कि ये पॉइंट ऐसे है, आपको यहां जाना है और आपने ये जीना ऐसे बना लिया भाई। अब आप यहां से एक स्टेयर ये चढ़ेंगे, ये दूसरी, ये तीसरी,
चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये 10वीं। 10 स्टेयर के बाद आप यहाँ पहुंच गए। जब आप 10 स्टेप चढ़ने के बाद यहां पहुंचे तो आपने देखा कि आपने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करा है, जिसको मैंने एक्स वाई, और आपने कुछ हाइट भी गेन कर ली है, जिसको मैं वाई नाम देता है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़े हो और वर्टिकली भी ऊपर गए हो। तो हमें इस मोशन को कंप्लीट स्टडी करने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी, तो इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया मोशन इन 2D। बात यही खत्म, बहुत आसान। अब ये क्या है, मोशन इन 3D। अब मोशन इन 3D का मतलब क्या होता है? देखो, मोशन इन 3D का मतलब होता है मोशन इन स्पेस, यानी कि जब आपको तीनों कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हो अपना पोजीशन को बताने के लिए कि भैया मैं किस दिशा में, कितनी हाइट पे और किस तरफ, सारी बातें इंक्लूड जब हो जाएं तो उसको हम लोग मोशन इन स्पेस बोलेंगे। यानी कि जैसे कि अब आसमान में जब कोई पंछी या पक्षी अगर उड़ रहा हो या एरोप्लेन जब उड़ रहा हो तो वो मोशन इन 3D होता है, क्योंकि आप समझ के चलो कि वो ऐसे भी जा रहा है, वो ऐसे ऊपर भी जा रहा है, और वो हो सकता है आपकी तरफ यूं भी आ जाए। तो कौन सा मोशन हो गया? ये वाला मोशन, यूं। आप ये देखो, ये नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ठीक है ना। अगर आपके कमरे में कोई भी मच्छर जो घूम रहा हो, ठीक है, तो उस मच्छर वाले कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, और मच्छर के मोशन को एक बार ध्यान रखना, तो वो आपको देखेगा कि 3D, यानी कि 3D मोशन कौन सा है? उड़ने वाला, ठीक है। 2D कौन सा है? सीढ़ियों पे चढ़ने वाला। और 1D कौन सा है? एक सीधे रोड पे सीधा भागना। ये होता है मोशन। यानी कि, और ये तीनों के तीनों कैसे, किससे क्लासीफाई हुए हैं? ये तीनों के तीनों क्लासीफाई हुए हैं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। किससे क्लासीफाई हो गए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। तो हमारे को ये बात पता लग गई कि 1D, 2D, 3D भी हमारे मोशन होते हैं, और ये मोशन हमारे किस आधार पर है? ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैथमेटिकल सिस्टम, ठीक है। और फिर अब हम लोग जो है 2 टर्म्स और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिसको कि बहुत हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चीजें हैं? बड़ा कंफ्यूजन होता है इन दोनों बातों में। देखो, अगर आप इनको तरीके से समझो तो क्या होगा? एक क्वांटिटी है डिस्टेंस, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनमें क्या अंतर होता है? देखो बच्चों, एक बात समझना, आप यहां से स्टार्ट करें और यहां पर आने के लिए इस रास्ते से यूं घूम घाम के गए, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। इस पॉइंट से अगर आप यहां पर गए और इस एक सीधी लाइन से गए तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। बस इतनी सी बात याद रखना। इसके अलावा बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग ये याद रखो कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपने टोटल कितना रास्ता तय कर लिया, टोटल आपने कितना रास्ता तय कर लिया, ठीक है, वो होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शुरू से लेके आखिरी में आप जहां पहुंचे, जहां से स्टार्ट हुए थे ओरिजिन पॉइंट, और जहां आप पहुंचे टर्मिनेटिंग पॉइंट, अगर उन दोनों को एक सीधी लाइन से जोड़ दो तो वो डिस्प्लेसमेंट है। इससे हमारे को क्या पता लगा कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट देगी, ठीक है। एक स्ट्रेट, अगर डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 2 पॉइंट रखने हैं, उन दोनों को स्केल से कनेक्ट कर देना है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी भैया, जितनी दूरी है। अब देख लो कितना है, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा कभी, आप मैप देखना, रोड का मैप देखना आप, ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे कि गूगल मैप पे जब आप गाड़ी से चल रहे हो तो उसमें आप क्या होता है, स्ट्रेट 40 मीटर, देन टेक राइट, देन आफ्टर 200 मीटर टेक लेफ्ट, वो आपको पूरा रास्ता बताते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका टोटल पाथ, यानी कि एक्चुअल पाथ आपने जो कवर करा है, ठीक है ना। घूमते फिरते आप जहां से भी, जिधर से भी पहुंचे वहां गए। डिस्टेंस की खासियत क्या होती है? ना तो ये कभी जीरो हो सकता और ना कभी ये नेगेटिव हो सकता। नेगेटिव का मतलब ये कभी घट नहीं सकता, हमेशा ही ये ऐड ऑन होता जाएगा, कभी भी ये जीरो नहीं होगा और घटेगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट की खासियत क्या है? डिस्प्लेसमेंट की खासियत है कि यार जब ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, आप यहां से इधर गए,
ठीक है, और फिर वापस इधर आ गए। तो अगर आप जहां से शुरू हो गए, जहां जहां से आप शुरू हुए थे और लास्ट में अगर आप वहीं आ गए एक सीधे रास्ते से जाके वापस, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो गई। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हिंदी में रखते हैं विस्थापन। आप कितने विस्थापित हुए अपनी जगह से, तो वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और डिस्टेंस को हम लोग रख सकते हैं दूरी। अब दूरी तो कभी जीरो नहीं होगी, आपने कभी सुनी है कभी दूरी जीरो होगी? नहीं। आप एक पॉइंट से गए वापस आ गए, विस्थापन तो आपका जीरो आ गया। तो विस्थापन जो है वो हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर कर लेते हैं और डिस्टेंस में हम लोग दूरी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो दिशाहीन क्वांटिटी है, यानी कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, दिशा होती है, किस तरफ गए हो भैया। क्योंकि एक सीधी लाइन तो आपको यह बता देगी कि किस तरफ जा रहे हो। सीधी लाइन हमें दो बातें बताती है, किस तरफ जा रहे हो और कितनी दूर जा रहे हो। ठीक है, इसने हमें सिर्फ यह बताया है कि कितनी दूर गए हो, यह नहीं बताया कि किस तरफ गए हो। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो जो जो ये दिशा वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, आप एक रोड पे चले, वो तो ठीक है। अब एक बॉल आपने ली, उसको यूपर उछाला और वो वापस नीचे आ गई। ये मोशन जो था लिफ्ट से ऊपर और नीचे आना और जाना, एक बॉल को ऊपर फेंक देना यूं करके, यूं, ये जो फेंकना है ये आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी उसको वस्तु को अगर आपने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, सिंपली छोड़ दिया, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। वो उसका वो जो सीधा सीधा नीचे आना है वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। फिर इसके बाद में हमारे पास और भी काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग स्टडी करेंगे। अब मान लीजिए गाड़ी चल रही है रोड पे, ठीक है, और गाड़ी चलते चलते अब हमारे को उसमें क्या है भैया, हमने उस गाड़ी को रोकना है। तो ब्रेक लगने के बाद कितनी दूर जाकर के रुकी और कितनी देर में रुकी एक सीधे रोड पर, यह भी हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही कंसिडरेशन का पार्ट है। वो भी हम लोग इसी में स्टडी करते हैं, जिसको कि हम लोग जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस के नाम से स्टडी करेंगे कि गाड़ी ने ब्रेक लिए तो कितनी दूर गई। ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट की खासियत क्या हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट की खासियत हो सकती है कि भैया ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और समझो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये किससे मिलती है? ये हमारे को दो साइन से मिलती है, एक पॉजिटिव साइन से और दूसरी मिलती है नेगेटिव साइन से। ये हमारे दो साइन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि अगर आप समझें कि मान लीजिए कि यहां पर ओरिजिन है, इस ओरिजिन से आप जब भी राइट में चलेंगे, राइट में जब भी आप चलेंगे हर बार आप पॉजिटिव काउंट होंगे, और जब भी आप लेफ्ट में आएंगे तो हर बार आप नेगेटिव काउंट होंगे। ये बात आप इन जनरल मान के चल लेना कि हाँ ऐसा होगा। अब देखो कैसे है कि अगर आप यहां से 0 से स्टार्ट हुए और यहां 5 पर पहुंचे, इधर गए तो आप चले +5, और अगर आप इधर आ गए यहां से स्टार्ट होके और यहां पहुंच गए तो ये हो गया -5। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हमारा नेट आएगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस में क्या है, यहां से यहां तक आप ऐसे गए, मान लीजिए ये पूरा के पूरी जो एक्चुअल पाथ लेंथ है आपकी, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो अगर आपकी 20 मीटर है तो बेटा ये 20 ही होगी। अगर आप यहां से गए और यहां से वापस आ गए तो ये 40 हो जाएगी, 20 + 20 = 40 हो जाएगी ये। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा ऐड होता जाएगा। इसीलिए आपकी गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बताता है। ठीक है ना, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप 1, ट्रिप 2, टोटल। तो आपकी गाड़ी का जो मीटर है वो आपको हमेशा डिस्टेंस बताएगा, डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं बताएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, अब हम लोग जो है ना डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज होने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बुक वाली डेफिनेशन याद करें तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स।
शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ है किसी भी दूसरी शेप में है, कर्व शेप में है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक कर्व है, ये सेमी सर्कल है, ये यूं 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 जिगजैग पाथ कैसे ही आ गया, जैसे पहाड़ों में चलते हैं। पहाड़ों में अगर आपने कभी जीपीएस लगाया हो तो वो यहां से यहां तक जाने के लिए वो कैसे दिखाता है, यूं, ठीक है, ये हमारा पाथ होता है। तो ये जो हमारा पहाड़ों वाला जो रास्ता होता है ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज के अभी इसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि बेटा ये हमारा जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। इसमें हमारे को समझ में आ गया कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो कल हम लोग अब अपने वीडियो में अगले उसमें हम लोग पार्ट में डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें कि हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। और एक बात बेटा याद रखना, ये जो पूरी मैकेनिक्स है ना, पूरी की पूरी जो मैकेनिक्स है ये मैथमेटिकल है, प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें सारा का सारा मैथ्स यूज होता है। तो आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग जितने भी मेरे वीडियो देखेंगे उसमें आप लोगों को एक बात पाएगी कि मैं आपको कैलकुलेट करने के तरीके सिखाऊंगा। तो किसी भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, ना ये देखें कि अभी ये कम रह गया, ज्यादा हो गया या कुछ है, जी नहीं, आप कंप्लीट देखना। हर क्वेश्चन को जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा और जब मैं इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कि कैलकुलेशन का पार्ट हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहां पर जो हमारी डायरेक्शन है प्लस माइनस साइन से है, ये बातें हमारे लिए क्लियर हो गई हैं। तो आज अभी के लिए इतना ही। एंजॉय, गुड बाय।